हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की जो बुक 1 है, इसका चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खासकर आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन है और 8 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें हैं। ना केवल मिड टर्म में, आपका चाहे मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं उससे बाहर आपके एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। और एक बार आप देख लीजिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपका सेक्शन बी जो है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी जो है इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 3 और 8 दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे। अब बात रही नोट्स की, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो या फिर आपको चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं, तो आपको सीधा कहाँ जाना है, eklavyastudypoint.com, ये हमारी वेबसाइट है। आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट में जाना है। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं तो आप हिस्ट्री पे क्लिक करो। ठीक है, फिर आपके सामने ये टेबल आ जाएगी। यहाँ पे जाके आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आप यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। चैप्टर वाइज नोट्स थ्योरी चाहिए तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैप वगैरह सब कुछ हम इसमें अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो वेबसाइट में सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और इससे बाहर कोई चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि सारे सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ पे कवर करा देंगे। ठीक है, चैप्टर की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। और आपने अगर चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मत देखो। चैप्टर को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो आपको डिटेल में समझ में आता है कि चैप्टर क्या है, उसमें क्या क्या हुआ। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद रहते हैं। लेकिन अगर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा आपको छोटे समय तक याद रह पाएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। और एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में भी करा रखे हैं, तो आप मेरे लाइव क्लास की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, ये सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, बाद में 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय ने सामाजिक जीवन को किस तरीके से जटिल बना दिया था। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जब नए नए नगरों का उदय होने लगा था, उसके बाद जो कई तरह के लोग आ रहे थे, कई तरह की कम्युनिटी आने लगी थी। ठीक है, जिसमें आपके शिल्पकार भी होंगे, ठीक है, अध्यापक भी होंगे, हर तरह की मतलब वर्ग आने लगे थे। तो जब ये सारे वर्ग आ रहे थे तो समाज में जो जीवन था वो कुछ ना कुछ जटिल हो गया था। पहले जैसा सरल नहीं था, बल्कि अब जटिल लाइफ हो गई थी। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इस काल में क्या हुआ, नगरों का उद्भव हुआ। हम सब जानते हैं कि नए नए नगरों का उद्भव हुआ। इसी के कारण सामाजिक जीवन जो था वो काफी जटिल हो गया था। यहाँ पे लोग जो थे वो दूर दूर से आकर बसने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे नगरों में क्या होता है, लोगों को अलग अलग प्रकार के रोजगार मिलते हैं। यहाँ पे आपको शिल्प कर्मी भी दिखेगा, यहाँ पे आपको बैंकर भी दिखेगा, यहाँ पे आपको व्यापारी भी दिखेगा। ठीक है, नगरों में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मजदूर भी दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टीचर्स भी दिखेंगे, वकील भी दिखेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है नगरों में। तो हर प्रकार के लोग जब आके नगरों में बस जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन जो है वो जटिल हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वस्तुओं की खरीद फरोख्त, यानी कि यहाँ पे व्यापार होने लगा था। और नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान होने लगा था। ठीक है, और इस वजह से आरंभिक विश्वास और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे थे। यानी कि जो पहले जो रूढ़िवादी था या पहले जो सिस्टम रहा होगा उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा था। ठीक है, तो इसको एक तरीके से आप ये समझिए, आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए आप बिल्कुल दिमाग से सोचिए कि आप मान लीजिए गांव में रहते हो। तो गांव में क्या होता है, गांव के जो लोग होते हैं वो कई पीढ़ियों से वहां पे रहते आ रहे हैं। गांव के लोग दूर दूर तक के लोगों को जानते हैं, क्योंकि वहां पे एक गांव है, वहां पे कुछ परिवार रहते हैं और वो परिवार कई पीढ़ियों से वहां रहते चले आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग उनको जानते हैं। लेकिन यही चीज जब आप नगरों में आओगे तो नगरों में क्या होगा, नगर में जितने भी लोग होंगे वो बाहर से आके बसे होंगे। ठीक है, सबका काम अलग होगा। ठीक है, तो इन लोगों को सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो नगरों का जीवन जो होता है ना वो जटिल होता है। तो यही चीजें आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे आएंगे, एक दो क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। क्वेश्चन है कि 600 ईसा पूर्व यानी 600 बीसी से लेके, ठीक है, 600 बीसी से लेकर, ठीक है, 600 एडी तक यानी कि ईसवी तक
के काल में सामाजिक जीवन जो था अधिक जटिल हुआ, और इस चुनौती की प्रतिक्रिया से निपटने के लिए ब्राह्मणों ने क्या करा था। ठीक है, सामाजिक जीवन जटिल हो गया था, हमने इससे पहले पढ़ा, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या करा इन सब चीजों से निपटने के लिए, तो ये देखते हैं। तो ब्राह्मण लोग जो थे इन्होंने क्या करा, इस चुनौती के जवाब में आचार संहिता बनाई। आचार संहिता क्या है? आचार संहिता जो है वो कुछ नियम है, ठीक है, कुछ रूल्स है जिसको लोगों को फॉलो करने हैं, उसको ब्राह्मण भी फॉलो करेंगे और जो अन्य लोग हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने आचार संहिता बनाई, इसका पालन जो था वो ब्राह्मण को भी करना था और जो बाकी समाज के लोग थे उनको भी इसका पालन करना था, यानी कि इसका कहीं ना कहीं अनुपालन करना होता था। ठीक है, लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। तो आप अगर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों को पढ़ते हैं, खंगालते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ब्राह्मणों ने समाज के लिए कुछ नियम बनाए थे जिसको आचार संहिता कहा जाता है, और वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति से मुझे याद आया, मनुस्मृति पे आगे भी क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, आगे है वो क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रट लो, ये पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर में ये पूछा जाता है, तो समझिए इसको। तो महाभारत जो है बहुत प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक लिखा जाने वाला ग्रंथ है, और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो क्या हुआ, इसका कई भारत में अलग अलग जगहों पे महाभारत के हमें श्लोक वगैरह मिलते हैं। तमिल साइड में जाते हो, दक्षिण साइड में, तो तमिल भाषा में भी मिलते हैं। तो उन सबको देखकर उसका एक संकलन किया गया था एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में, इसी के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, एक विद्वान थे संस्कृत के जिनका नाम था V.S. सुकथंकर। इनके नेतृत्व में 1919 में महाभारत जो है इसका एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। ठीक है, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, एक बहुत बड़ी परियोजना थी। इसको पूरा करने में, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने में 47 साल लग गए, 47 ईयर्स। सोचो 47 साल कितने ज्यादा होते हैं, इतना समय लग गया इसका सही तरीके से संकलन करने में। इन्होंने क्या करा, देश में अलग अलग भागों में जो अलग अलग लिपियों में लिखी गई जो महाभारत की पांडुलिपि थी, यानी कि पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई किताबें, ठीक है, यानी अलग अलग लिपियों में जो ये अलग अलग लिपियों में जो ये पांडुलिपियां लिखी मिली है, उन सबको इन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर इन्होंने ऐसे श्लोक का चयन किया जो लगभग लगभग सभी पांडुलिपि में हो, यानी कि कॉमन, यानी जो कॉमन श्लोक थे, यानी ऐसे श्लोक जो सभी पांडुलिपि में मिले हैं, उन सभी श्लोक को इन्होंने इकट्ठा किया और इस तरीके से इन्होंने उनका संकलन करके एक नई महाभारत बनाई, आप ऐसे समझ सकते हो, उसका नया संकलन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणीय पद्धति में स्त्रियों का जो गोत्र था वो कैसे निर्धारित किया जाता था। तो गोत्र निर्धारित करने के दो मुख्य नियम थे। एक तो नियम ये था कि जब विवाह हो जाता है स्त्री का, यानी कि महिला का, तो विवाह के बाद उसका जो पिता का गोत्र था वो हट जाता है और उसके पति का जो गोत्र होता था वो ही उसके लिए माना जाता था, उसको वही गोत्र लगाना होता था। ठीक है, एक ये। फिर दूसरा क्या है, एक ही गोत्र के सदस्य जो थे वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, सेम गोत्र में शादी गलत माना जाता था। ठीक है, सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथों की भूमिका के बारे में आपको बताना है, यानी कि सामाजिक इतिहास का जो उसके पुनर्निर्माण, दोबारा से इतिहासकारों ने जब उन सब चीज़ों का पुनर्निर्माण किया तो उसमें संस्कृत के जो ग्रंथ थे उसका क्या महत्व था। तो बहुत ज़्यादा महत्व है, समझिए। देखिए, संस्कृत ग्रंथ से समाज के जो नियम थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में समाज में ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई आचार संहिता के बारे में पता लगता है। ठीक है, या आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लोगों का जीवन कैसा था, क्या जीविका थी, कैसे वो रोजी रोटी कमाते थे, कैसा उनका व्यवहार था, और आदर्श की जानकारी के बारे में ये जो ग्रंथ है संस्कृत ग्रंथ, ये महत्वपूर्ण है। फिर उस समय में समाज में शादी के, विवाह के क्या नियम होते थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार किसको कितने थे, महिला को क्या अधिकार थे, पुरुष को क्या अधिकार थे, आचार संहिता, इन सब चीजों की जानकारी जो है अपने को कहां से मिलती है, संस्कृत के ग्रंथों से। तो जो सामाजिक इतिहास है ना, संस्कृत के ग्रंथ कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है कि संस्कृत के ग्रंथ से मिले जो सबूत हैं,
ठीक है, वो इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। यानी संस्कृत के ग्रंथ से जो भी कंटेंट मिला है इतिहासकारों को, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित हुआ है। उसी की मदद से इतिहास का पुनर्निर्माण उन्होंने किया है और आसान हो गया है उनके लिए, क्योंकि उनको पहले से जो ग्रंथ मिल गए हैं उससे उनको समाज के बारे में पता लग गया है, समाज के नियमों के बारे में पता लग गया। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। चैप्टर की वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आप जरूर देखना, क्योंकि चैप्टर की वीडियो से आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, इसलिए ले रखे हैं क्योंकि आपके सपोर्टिंग में भी दे रखे थे तो मैंने करवा दिए। देखिए क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक कैसे देता है। तो मंदसौर जो है वो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है। अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पे धातु पर जो गोद कर लिखा जाता है ना, उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या जानकारी मिली है हमको, इसमें हमें जानकारी मिली कि जो रेशम के बुनकर थे, ठीक है, जो रेशम के बुनकर होते थे उनकी एक श्रेणी का वर्णन मिला है, यानी उनका एक ग्रुप है, समूह है, उसका वर्णन मिला है। ठीक है, श्रेणी व्यापारियों को भी कहा जाता था। और ये अभिलेख जो है जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है कि समाज में कहीं ना कहीं जटिलता थी। इन श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि ये जो बुनकरों का समूह था, बुनकरों की श्रेणी थी, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता है। और श्रेणी की सदस्यता, कैसे उसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और फिर शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी। ये बताया गया था कि कोई उस श्रेणी का सदस्य तभी बन पाएगा जब वो शिल्प के काम में विशेषज्ञ हो, यानी एक्सपर्ट हो। ठीक है, ये कह सकते हो कि वो उस काम में बिल्कुल दक्ष हो, बहुत अच्छे से उस काम को जानता हो, विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, तभी उसको उसमें सदस्यता मिलेगी। लेकिन कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। ठीक है, अन्य जीविका, जीविका का मतलब होता है जो अपने मतलब जीवन चलाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, जिससे हमारी कमाई होती है, वो हमारी जीविका होती है। ठीक है, चाहे कोई टीचर है, टीचिंग के जरिए पैसे कमाता है, कोई मजदूर है, मजदूरी करके पैसे कमाता है, तो वो उसकी जीविका हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे मैं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है आपके सामने कि मनुस्मृति में जो वर्णन किया गया है चांडालों के कर्तव्य का, वो आपको बताना है कि चांडाल जो होते थे उनका क्या कर्तव्य होता था। तो देखिए, चांडाल जो होते थे उनको गांव से बाहर रहना होता था, तो इनके लिए नियम थे। उनको गांव में नहीं रहना, गांव से बाहर इनकी अलग बस्ती होगी। इनको फेंके हुए जो बर्तन होते थे उसका इस्तेमाल करते थे ये लोग। ठीक है, मरे हुए लोगों के वस्त्र जो होते उसको पहनते थे। जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके कपड़े इनको दे दिए जाते थे, उनको पहना करते थे। लोहे के आभूषण पहनते थे ये लोग। ठीक है, और मृत लोगों का संस्कार वगैरह करने का भी काम होता था, तो ये कुछ कार्य करते थे। नेक्स्ट है कि महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान था, आपको बताना है। यस बिल्कुल, देखिए समाज जो है हमारा उसमें पितृवंशिकता रही है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि समाज में पितृवंशिकता थी, समाज जो है पुरुष प्रधान था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पुरुषों को ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार था, यानी कि जब कोई पिता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसको पुत्र को मिल जाएगी, फिर उसके पुत्र को मिल जाएगी, यानी कि इस तरीके से संपत्ति जो थी वो पुरुषों में बांट दी जाती थी। ठीक है, पिता के बाद जो संसाधन होते थे उस पर उसके बेटे का अधिकार हो जाता था। पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता था कि पुत्र जो है यानी लड़का जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आज के समय में भी ऐसे मानते हैं कि लड़का जो होता है वो वंश बढ़ाता है। ठीक है, हालांकि लड़कियां भी बढ़ाती है, लेकिन लड़के को ही आज के समय में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत के बारे में प्रख्यात इतिहासकार हैं मॉरिस विटजन। ठीक है, विंटरविट्स, इनकी क्या उसके बारे में राय है आपको ये बताना है। तो मॉरिस जो है ये कहते हैं कि महाभारत जो है संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे साहित्य का प्रतिनिधित्व महाभारत करता है। क्यों, क्योंकि इसको इसीलिए महाकाव्य कहा गया है। ठीक है, महाकाव्य, काव्यों में सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। ये ग्रंथ जो है भारतीय जो है उनकी आत्मा की गहराई को अंतर्दृष्टि देता है। ठीक है, भारत के बारे में, भारत की आत्मा को बताता है। इसमें समाज के नियम जो हैं उसके जानकारी मिल जाती है। इस ग्रंथ में केवल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष नहीं, बल्कि इसमें नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए उसके बारे में भी अपने को जानने को मिलता है। तो इसलिए इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है महाभारत को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत के जो मूल व प्रचलित लेखक हैं वो कौन थे, व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना
कि महाभारत के मूल रचयिता का मतलब क्या है। महाभारत के मूल रचयिता का मतलब है महाभारत जब ओरिजिनल बनाई गई थी तो उसको किसने रचा था, ठीक है। और उसके बाद वो काम उनसे किसी और ने ले लिया और उन्होंने बाद में रचा। तो बाद में जो रच रहे हैं उनको साहित्यिक रूप से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल रचयिता अलग थे और बाद में रचने वाले अलग थे। बाद में ब्राह्मणों ने उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उनसे पहले तो रचने वाले अलग थे। तो इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, महाभारत की जो ओरिजिनल कथा है ना, उसके रचयिता जो है वो है भाट सारथी। इनको सूत के नाम से भी जाना जाता है, इनको सूत भी कहा जाता है, ठीक है। भाट सारथी क्या थे? सारथी यानी कि ये जो रथ वगैरह होता है उसको चलाते थे। ये जो क्षत्रिय योद्धा होते थे ना, उनके साथ जाते थे युद्ध क्षेत्र में उनका सारथी बनकर, और उनकी विजय और उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे। इन रचनाओं का प्रेषण जो है मौखिक रूप में होता था। उस समय में क्या था, उनके जो बारे में बताया जाता था मौखिक रूप से बताया जाता था, उनके गुणगान किए जाते थे गीत के रूप में, ठीक है। तो मौखिक रूप से होता था। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने क्या करा, इस कथा परंपरा पे अपना अधिकार कर लिया और फिर ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल जो कथा है ना, जो ओरिजिनल लिखने वाले हैं वो हैं भाट सारथी, जिनको सूत कहा जाता है। लेकिन बाद में इस चीज पे ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने इसको लिखा। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो भाट सारथी ही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। मूल मूल ही पूछा जाएगा आपसे पेपर में, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन समाज में विवाह से रिलेटेड कोई 3 नियम बताइए। शादी से रिलेटेड क्या नियम थे? तो देखिए, एक नियम तो ये था कि गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था, इसको बहिर्विवाह पद्धति कहते थे, यानी कि सेम गोत्र में अपने को शादी नहीं करनी है, ठीक है ये। फिर क्या है कि कन्यादान जो है वो पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था, ठीक है। फिर एक नियम था कि जब शादी हो जाती थी उसके बाद स्त्री का गोत्र जो था वो बदल जाता था, यानी अब पिता का नहीं बल्कि पति का गोत्र है। एक नियम ये था कि पिता ठीक है, पिता का गोत्र हट जाएगा और पति का हो जाएगा। फिर कुछ लोग ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने मतलब सेम गोत्र में शादी कर लेते थे, अंतर विवाह पद्धति, ठीक है। जो इस पद्धति को नहीं मानते थे ऐसे लोग भी, आगे उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो महाभारत के समय में ये कुछ नियम थे आपको बताने हैं, आगे वो क्वेश्चन भी होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्णित काल की जाति व्यवस्था की कोई 3 विशेषता बतानी, यानी कि जिस समय की बात इस चैप्टर में चल रही है उस समय में जाति व्यवस्था क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण की संख्या जो है वो 4 थी, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी, जातियां बहुत सारी हो सकती थी। जहां कहीं भी ब्राह्मणों का सामना नए समुदाय से होता है, ऐसा समुदाय जिसको वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इसको जातियों में बांट दिया था, ठीक है। वर्ण जो थे वो 4 थे, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थे वर्ण। 4 वर्ण होते थे। तो ब्राह्मणों ने जब देखा कहीं पे ऐसे लोग हैं जो इन चारों वर्गों में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको क्या करा, जातियों में बांट दिया। वर्ण की लिमिटेड संख्या है, 4 वर्ण है, लेकिन जातियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न है कि क्या महाभारत के समय स्त्री और पुरुष संपत्ति पर समान अधिकार रखते थे, यानी महिला और पुरुष को समान अधिकार थे? आपको समझाना है। तो महाभारत के समय अगर हम देखें तो स्त्री और पुरुष जो है संपत्ति पर इनके अधिकार जो थे वो अलग थे, यानी समान नहीं थे, अलग अलग अधिकार होते थे। देखिए, मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि जो पैतृक जायदाद है, यानी जो पिता की जो जो भी संपत्ति है, उस पर माता पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र होते हैं उनको बांट दिया जाना है। लेकिन जो बड़ा पुत्र है वो विशेष भाग का अधिकारी है, उसको कुछ स्पेशल भी दिया जा सकता है, ठीक है। स्त्रियों को इस संपत्ति पे अधिकार नहीं था, यानी माता पिता की संपत्ति पे लड़की को अधिकार नहीं मिलता है। फिर क्या है कि विवाह में लड़की को जो उपहार मिला है, ठीक है, कभी भी विवाह होता था तो लड़की जो स्त्री होती है उसको गिफ्ट मिलते थे, ठीक है। अब उसमें गिफ्ट में चाहे उसे सोने चांदी के जेवर मिल जाए, पैसा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तो वो जो गिफ्ट होता था उसको स्त्री धन कहा जाता था। उस पे क्या होता था, स्त्री का अधिकार होता था, ठीक है, स्त्री का अधिकार होता था। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि पुरुष और स्त्री का जो संपत्ति पे को लेकर अधिकार है वो महाभारत के काल में अलग अलग होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं।
ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको खास कर याद करके जाना है। बाकी क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से समझ के जाने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जिसको मैं बता रहा हूँ स्पेशली उस क्वेश्चन को याद करके जाना है आपको। प्रश्न है कि आंसर देखते हैं। महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ था, क्यों? इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको गतिशील का मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि गतिशील ग्रंथ आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, गतिशील ग्रंथ का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई ग्रंथ लिखा, मैंने कोई किताब लिखी, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी या मैंने कोई ग्रंथ लिख दिया, मेरे बाद 100 साल के बाद भी वो किताब वैसी ही पढ़ी जा रही है, उसमें एक शब्द भी नहीं बदला गया। फिर उसके 100-200 साल के बाद भी वो ग्रंथ, वो किताब वैसे ही पढ़ी जा रही है, उसमें एक सिंगल शब्द भी नहीं बदला गया। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे ग्रंथ को क्या कहा जाएगा? ये गतिशील नहीं है। लेकिन मान लो कोई ऐसा ग्रंथ है जो लिखा गया, फिर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद उसमें और चीज़ें जोड़ते गए, नई नई चीज़ें जोड़ते गए, फिर कुछ समय के बाद उसमें और चीज़ें जोड़ते गए। ठीक है, इस तरीके से वो ग्रंथ जो था, जो ओरिजिनल जो था वो अलग था, लेकिन बाद में वो अलग हुआ, फिर और समय के बाद अलग हुआ, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें नई नई चीज़ें जोड़ते गए, श्लोक जोड़ते गए, उसकी संख्या बढ़ती गई, पेज बढ़ते गए, कंटेंट बढ़ता गया, तो इसको कहा जाता है गतिशील ग्रंथ। अब आपके दिमाग में क्लियर है कि गतिशील का मतलब क्या है? महाभारत को क्यों गतिशील ग्रंथ कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसको ओरिजिनल लिखने वाले जो मौखिक रूप से बोलते थे, जिसको भाट सारथी या सूत कहा जाता था, उस समय में वो अलग थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ते गए, बहुत सारे श्लोक जोड़ते गए, तो इसलिए उसको गतिशील कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसका विकास जो है वो संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, केवल संस्कृत में नहीं बल्कि शताब्दियों तक इसका पाठांतरण जो है वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। सोचो, केवल संस्कृत नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में से लिखा गया। बहुत सारी कहानियां जो थी इसमें समाहित की गई। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी कहानी जोड़ दी गई, फिर कुछ दिन बाद एक और कहानी जोड़ दी, फिर एक और कहानी जोड़ दी, फिर एक और कहानी जोड़ दी, यानी कि वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें समय समय पे नई नई चीजें जुड़ती गई। ठीक है, इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। ठीक है, इसकी जो मेन कथा है उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने उसकी पुनर्व्याख्या करी, यानी कि वो भी अलग हो गई, और इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे कि इसमें परिवर्तन काफी हुए हैं, इसीलिए ये गतिशील ग्रंथ है। कहा जाता है 1000 साल तक उसको लिखा गया अलग अलग लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्णित काल में वर्ण व्यवस्था की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है या लैंग्वेज चेंज है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है इसको ब्राह्मणों ने दैवीय व्यवस्था कहा था। ठीक है, अच्छा, वो जाति और वर्ण वाला क्वेश्चन था। देखिए, वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने क्या माना कि ये दैवीय व्यवस्था, यानी ईश्वर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई, ईश्वर ने ही ये व्यवस्था बनाई है। इनके अनुसार 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ब्राह्मणों का वर्ण जो है वो सबसे उच्च स्थान पे आता है, यानी सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण। ठीक है, और चारों वर्णों की जीविका जो है वो पहले से निर्धारित की गई है कि ब्राह्मणों का काम क्या है, वो ये काम करेंगे, क्षत्रियों का काम क्या है, वो अलग काम करेंगे। बिल्कुल पहले से ही इन्होंने क्या कर रखा है, अलग से ही डिसाइड किया हुआ है। जैसे ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ करते हैं, कराते हैं, ठीक है, यज्ञ कराना और अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये सारा ब्राह्मणों का काम हो जाता था। क्षत्रिय जो थे वो योद्धा वर्ग होते थे, शासन करना, सुरक्षा करना, ये सब काम होता था। वैश्य में व्यापारी वगैरह आ जाते थे, ठीक है, कृषक वगैरह आ जाते थे। शूद्र में जो तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो इस तरीके से सबका जो जीविका थी वो पहले से ही निर्धारित थी। अगला क्वेश्चन है, क्या ये संभव है कि महाभारत एक ही रचयिता था, यानी एक ही आदमी ने महाभारत लिखी? और महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? अब गतिशील क्यों कहा जाता है आप बता दोगे? क्योंकि देखो, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत जो है ना 1000 साल तक इसकी रचना होती रही। ठीक है, 1000 साल तक इसकी रचना होती रही। अब क्या कोई एक व्यक्ति 1000 साल तक जिंदा रह सकता है? सोचिए, पहले के समय में ऐसा कहते थे लोग 100 साल, 150 साल, 110 साल, 120 साल जी जाते थे। ठीक है, उस समय जी जाते थे। आज के समय में तो 100 से पहले ही मर जाते हैं। तो क्या 1000 साल कोई एक व्यक्ति जी सकता है जिसने पूरी 1000 साल तक महाभारत ही रचना करता रहा हो? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? हम कहेंगे नहीं,
ये संभव नहीं है कि महाभारत का एक रचयिता हो, क्योंकि लगभग लगभग 1000 साल तक इसको लिखा गया था। महाभारत की जो मूल कथा होती थी ओरिजिनल, वो तो भाट सारथियों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने इस पे अधिकार कर लिया तो उन्होंने बाद में इसकी रचना करी। तो यानी समय समय पे अलग अलग लोग आते गए और उसको लिखते गए, इसीलिए महाभारत एक दुनिया का सबसे विशाल और बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। और गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ये तो आप बता ही दोगे, क्योंकि समय समय पे इस पे परिवर्तन होते रहे, इसमें नई नई चीजें जुड़ती रही, इसलिए गतिशील ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखिए, महाभारत काल में स्त्री और पुरुष के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये दोबारा और रिपीट हो गया, आई थिंक अलग लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। देखो महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा में नहीं हुई, बल्कि अलग अलग भाषाओं में लिखा गया और इसका अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में होता रहा, इसलिए गतिशील ग्रंथ है। फिर महाभारत में भिन्न भिन्न कहानियों को जोड़ा गया, ऐड कर दिया गया, इसलिए गतिशील ग्रंथ है। इन कहानियों में पत्थर की मूर्ति और चित्रकला को भी यूज किया गया है, इसलिए इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाएगा। और इसमें नाटक, नृत्य और अलग अलग ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ये गतिशील ग्रंथ है। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। इसके अलावा महाभारत की रचना जो है लंबे समय तक होती रही, यानी इसके रचयिता भी अलग अलग रहे होंगे, इसलिए भी इसको गतिशील ग्रंथ कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जिसके कारण हम इसको एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं और गतिशील ग्रंथ मान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उन साक्ष्यों की चर्चा आपको करनी है जो कि दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय जो नियम थे उसका पालन जो था वो सभी जगह नहीं होता था। बिल्कुल, देखो ब्राह्मणों ने तो नियम बना दिया कि भाई सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेम गोत्र में सभी उस नियम को पालन करते थे, सब लोग सेम गोत्र में शादी नहीं करते थे, ऐसा थोड़ी था। तो इसको समझते हैं। देखिए, बंधुत्व और विवाह से रिलेटेड जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए जो नियम थे उसका पालन जो है वो सब जगह नहीं होता था। एग्जाम्पल, कुछ समाज में भाई बहन जैसे कि जो कजन होते हैं, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ये लोग आपस में ये खून का रिश्ता नहीं मानते थे। ठीक है, और आपस में विवाह कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा सभी समाज में नहीं था, ये भी याद रखना, सभी समाज में नहीं है। ये आगे देखते हैं। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार बहिर्विवाह को सही माना जाता था, लेकिन कई जगह पर एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह कर लेते थे। ठीक है, ये इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि सेम गोत्र में शादी करना बिल्कुल ब्राह्मणों के नियमों के खिलाफ था, लेकिन लोग तो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग इन नियमों का पालन नहीं करते थे, सभी कम्युनिटी इस नियम का पालन नहीं करती थी। सातवाहन राजाओं की बात करें तो इनकी जो रानियां थी ये कई रानियों के साथ विवाह करते थे और विवाह के बाद भी पिता का गोत्र धारण करते थे। ठीक है, एक गोत्र से रिलेटेड भी नियम था कि शादी के बाद जो स्त्री होती है, ठीक है, जब उसका विवाह हो जाएगा तो वो अपने पिता का गोत्र जो धारण करती थी अब वो नहीं रहेगा, उसका जो नया गोत्र है वो पति वाला गोत्र हो जाएगा। ये नियम था ना, लेकिन जो सातवाहन राजा थे इनमें ऐसा नहीं है, इन्होंने बाद में भी पिता का गोत्र धारण किया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है उसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, उसमें से 4 प्रकार के विवाह जो है वो सही माने गए हैं और बाकी गलत माने गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ ये विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो कि ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। सातवाहन राजा जो थे, इनके जो परिवार होते थे इसमें विवाह के लिए ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता था। कुछ सातवाहन राजा जो थे वो तो बहुपत्नी प्रथा यानी एक से ज्यादा पत्नियां भी रखते थे। दक्षिण भारत में भी बहुत सारी जगह पे अंतर विवाह पद्धति थी, यानी सेम गोत्र में शादी हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि महाभारत कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता के ऊपर आपको लिखना है। महाभारत के समय में जो हमारा समाज था, लोगों का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में बताना है। तो देखिए, समाज में वर्ण व्यवस्था थी, समाज में जाति व्यवस्था थी, ये पता लग गया। इसके बाद क्या था, ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखो इसको पॉइंट में अगर डालें तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट देखो, शूद्र और अस्पृश्य जो हैं इनको निचले स्तर पे रखा गया था, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में चारों वर्गों की जीविका निर्धारित थी। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये वर्ग नहीं होगा, ये वर्ण होगा। ठीक है, चारों वर्णों की जो जीविका थी वो पहले से निर्धारित थी कि ब्राह्मण का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है और शूद्र का क्या काम है। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकता था,
केवल क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था, शास्त्र ऐसा कहते थे। लेकिन कई जगह पे ऐसे भी सबूत मिले हैं राजा जो हुए हैं वो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। तो इससे ये भी पता लगता है कि सब जगह ब्राह्मणों के जो नियम थे उसको नहीं माना जाता था। ठीक है, आगे देखो, ब्राह्मणों ने जहां पे भी नए समुदाय को पाया, उन्हें लगा कि भाई इसको तो वर्ण में नहीं शामिल किया जा सकता, तो उन्होंने क्या करा, उसको उन्होंने जातियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, क्योंकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी उसमें, तो कितनी भी जाति बढ़ा लो, ये होता गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की कुछ विशेषता है, मूल विशेषता, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, महाभारत जो है इसका प्राचीन नाम जो है जय संहिता है, याद रखना। हम आज इसको महाभारत के नाम से जानते हैं लेकिन इसका असली नाम जो था वो जय संहिता था। फिर क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। सोचो कितना बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना कहते हैं कि 1000 वर्ष तक होती रही अलग अलग भाषाओं में, और इसके मूल रचयिता जो थे वो भाट सारथी थे जिनको सूत कहा जाता था। ठीक है, महाभारत जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अपने को डिटेल में जानकारी देती है। ठीक है, कि प्राचीन भारत में सामाजिक नियम कैसे थे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, आचार संहिता कैसे थे, लोगों के नैतिक कर्तव्य, उनके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। फिर पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उसके बारे में जानकारी मिलती है। भाट सारथी जो है उनके द्वारा रची गई, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, बाद में कैसे ब्राह्मणों ने इस पे अपना अधिकार कर लिया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी जानकारी हमको महाभारत से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में महिला और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अलग अलग अधिकार होते थे, स्त्री धन कहा जाता था ये। ठीक है, आगे देखो, क्या संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, इसको गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, तो ये भी हम कर चुके हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, जो मैंने 2 बार बना दिए। ठीक है, और ये मैंने प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन लिए हैं, कुछ सपोर्टिंग मटेरियल से लिए हैं, कुछ आपके एनसीईआरटी से लिए हैं, हर जगह से क्वेश्चन उठाए हैं, और जो भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हुआ टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आई तो कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दें। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।